Good morning, everyone. So, we have started with the chapter that is Understanding Democracy. And what we have done in this chapter, we are going to understand by the way of this flowchart. Okay. See, if you are able to understand this flowchart, then you will know that where we was and where we are going. Okay. So, first of all, in the previous classes, we have understood regarding what is democracy. Okay. We have done that what is democracy. Then we have understood that there are two forms of democracy, that is direct democracy and indirect democracy. Direct democracy, which was prevalent into ancient Greece in the 6th century. Okay, and indirect democracy also developed due to these all revolutions, due to the all these factors you can say. ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है अभी प्रेजेंट टाइम में प्रिवेलेंट है, जैसे कि रेनेसांस का टाइम, ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रशियन रेवोल्यूशन, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इतनी सारी कंट्रीज के अंदर अब टुडेज टाइम में प्रेजेंट है. ओके, मूविंग ऑन. डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है जिससे कि एक ट्रू डेमोक्रेसी हमारे सामने आती है, वो है आपके पास में सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म दैट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. एक तो हमारा डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म ऐसा है जिसकी वजह से हम लोगों के वेलफेयर के और नेशन के इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं. इलेक्टेड थ्रू पॉलिटिकल मीन्स, यानी कि हम डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस जो होते हैं वो होते हैं यूएफ के थ्रू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दोज पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 18 years आर required to vote only. Okay, irrespective of their caste, culture, group, ethnicity, everything. ओके, इक्वालिटी जो होती है वो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होती है, और उसको सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी को बनाने के लिए या फिर सोसाइटी में इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने दो चीज़ें करी हैं. एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मतलब होता है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं जिसकी वजह से इक्वालिटी स्टैब्लिश होती है, और इस इक्वालिटी को कोई भी उसके अगेंस्ट जो है वर्क नहीं कर सकता. एंड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, और बहुत से प्रोग्राम और पॉलिसीज भी बनाई हैं. फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए मिड डे मील फैसिलिटी है या फिर वर्क की है, ये सारी गवर्नमेंट ने इसलिए बनाई है ताकि इक्वालिटी जो है स्टैब्लिश हो सके. ओके, जस्टिस इज फॉर एवरीवन, कंसिडरेशन फॉर ह्यूमन डिग्निटी. ह्यूमन डिग्निटी का मतलब ये है कि मोनार्की में और आपके जो डिक्टेटरशिप है उसके ना ह्यूमन बीइंग जो होता है, कॉमन पीपल जो होता है, उसकी कोई डिग्निटी नहीं होती है. डिग्निटी का मतलब है कि वहां पे उसकी कोई पूछ नहीं होती है कि वो क्या चाहता है, वो कैसे कंट्री को देखना चाहता है, उसके साथ में क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कोई भी कंसिडर नहीं करता है. बट इन डेमोक्रेसी देयर इज कंसिडरेशन फॉर ह्यूमन डिग्निटी, बिकॉज यहाँ पे जो होता है कॉमन पीपल वोट करता है, और इसलिए यहाँ पे कॉमन पीपल की वॉइस को जो है अवॉइड नहीं किया जा सकता है. गवर्नमेंट कैन नॉट अवॉइड इट. दैट इज व्हाई देयर इज कंसिडरेशन फॉर ह्यूमन डिग्निटी. तो ये पूरा रोड मैप है दैट व्हाट टॉपिक्स आर लेफ्ट. सो वी आर डन विद दीज टू, but we are going to move towards this topic. Okay, now we have done this much. We have read about all the revolutions also, and in the last class we have started with why democracy. डेमोक्रेसी क्यों, और उसके लिए हमने ये सारे जो है प्रिंसिपल्स पढ़े थे कि डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें जो है इन्वॉल्व होती हैं. ओके, now we are going to read about what are the features of democracy जिससे डेमोक्रेसी बनती है. The key features that enable the effective implementation of the democratic process are discussed below. First is decision making mechanism. मतलब जो डेमोक्रेसी होती है उसमें डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म कैसा होता है. डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म में 3 ऑर्गन्स हैं जो कि डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. दोज आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी.
You must have read in the 6th standard also that there are three important organs of India, which is our democratic country, that is legislature, executive and judiciary. So ये तीनों wings जो होते हैं ये बिल्कुल separate होते हैं, इनका काम अलग अलग होता है. Nobody can dominate or interfere into their working. और ये हमारा decision making mechanism है जो कि हर एक democracy में होना चाहिए. Okay. Now, in India, various organs of the government help in running the government machinery. The objectives of ensuring the citizens' welfare and safeguarding the interests of the nation. Imbue means कंप्राइज मतलब कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है उसमें ये तीन ऑर्गन्स कंप्राइज मतलब आती हैं. वो कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं? सबसे पहले क्या है? लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर इज नथिंग बट अ लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि जहाँ पे हमारे लॉज बनते हैं. हमारे यहाँ पे दो हाउसेज हैं लेजिस्लेचर के, लोकसभा एंड राज्यसभा, जहाँ पे सारे डिस्कशंस जो होते हैं हर एक लॉ के बनने से पहले वो एक प्रपोजल होता है, वो एक प्रपोजल जो होता है उसको डिस्कस होता है लोकसभा में, राज्यसभा में. जब वो पास हो जाता है देन ओनली इट बिकम्स अ लॉ. सो दैट इज कॉल्ड एज लेजिस्लेचर. The legislature is the law-making body. In India, the legislature is composed of two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. The Lok Sabha represent the will of the people through their chosen representative and make laws. और लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हमारे इंडिया के सारे स्टेट से होते हैं और वो सब चुनाव करने के बाद में, इलेक्शंस के बाद में वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं. द राज्यसभा शेयर्स लेजिस्लेटिव पावर्स विद द लोकसभा. और ऐसे ही राज्यसभा भी होती है. राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो सीधे लोग नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, बट लोकसभा के मेंबर्स ही करते हैं और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलके करते हैं. ठीक है. पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं और मिलके लॉस बनाते हैं. सो दैट इज योर फर्स्ट ऑर्गन, लेजिस्लेचर. सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का मतलब वही है, एज अ नेम सजेस्ट, जो लॉस बने हैं, बना तो दिए आपने, मगर उनको अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे. अगर मैंने आपसे कहा दैट यू आर अ क्लास मॉनिटर एंड यू हैव टू डू दिस थिंग, that is the principle or law I have made, but if you are not going to follow it then there is no importance of making a law. तो उसको एग्जीक्यूट प्रॉपरली करना बहुत जरूरी है. गवर्नमेंट इतनी पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाते हैं मगर अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है बनाने का. इतने सारे रिसोर्सेज को, मैन पावर को लगाने का कोई मतलब नहीं है. तो एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. The executive implement laws and plays an important role in decision making. The president is the head. Very important. यहाँ पे executive wing का जो head होता है वो होता है president. Okay. The president is the head of the executive of the Union of India and he or she appoint the prime minister. और प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं. लोकसभा में मेजर पार्टी जो होती है जिससे सबसे ज्यादा मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा के मेंबर बनते हैं, उनकी पार्टी का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसको चूज जो है प्रेसिडेंट भी मिलकर करते हैं. The Prime Minister is the leader of the party that wins the majority of vote in the general election. यानी कि हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, हर एक जगह से लोकसभा के मेंबर्स चूज किए जाते हैं. मैक्सिमम जिस पार्टी के मेंबर्स जो होते हैं वो चूज किए जाते हैं, उनका जो लीडर होता है वो जो है प्राइम मिनिस्टर बनता है. He or she works along with a team of ministers who are elected by the people and are answerable to them. टीम ऑफ मेंबर्स में हमारे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं. ये सारे जो है टीम ऑफ मिनिस्टर्स जो है प्राइम मिनिस्टर्स के साथ में मिलके काम करते हैं. सो ये हमारा एग्जीक्यूटिव विंग है जहाँ पे हम अपने लेजिस्लेचर के सारे लॉज को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं. फाइनली द थर्ड इम्पोर्टेंट ऑर्गन इज जुडिशरी. जुडिशरी क्या है? द जुडिशरी इज द थर्ड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट. इट एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस इन अकॉर्डिंग विद द लॉ. यानी कि जुडिशरी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉमन प्रॉब्लम है या किसी भी लॉ का वायलेशन हो जाता है तो उससे रिलेटेड सारे जितने भी केसेस होते हैं वो सारे यहाँ पे उनकी हियरिंग होती है. ओके. और जो है जुडिशरी जो होता है वो बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेट विंग है. इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द वर्किंग ऑफ द जुडिशरी. यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके वर्किंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. इट हैज द पावर टू डिक्लेयर लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर एज इलीगल. अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर में कोई लॉ बनता है और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है
और अगर मान लीजिए कोई पर्सन, कॉमन पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल उसके अगेंस्ट अगर मान लीजिए केस फाइल करते हैं और वो इलीगल, तो जुडिशरी जो है वो उसको इलीगल भी जो है कर सकती है. इफ सच लॉज वायलेट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. यानी कि हमारी डेमोक्रेसी के जो फीचर है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म जो होता है, ये जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वाला, ये सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है, डिक्टेटरशिप और मोनार्की में नहीं होता है, और इस ऑर्गन्स के बिना डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट होती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इक्वालिटी. डेमोक्रेसी में इक्वालिटी स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट इक्वालिटी डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पाकिस्तान का. पाकिस्तान इज कॉल्ड टू बी अ डेमोक्रेसी, बट यू नो दैट एवरी पर्सन, इवन द मीडिया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, तो ऐसे में यानी कि इक्वालिटी नहीं है लोगों के बीच में, उनके पास में फ्रीडम नहीं है, तो डेमोक्रेसी वर्क कर ही नहीं सकती. ओके, so what is equality? In the political sphere, democracy is based on the principle of universal adult franchise. If you go to Saudi Arabia, वहाँ पे सिर्फ वुमेन्स जो है वो वोट नहीं कर सकती. अगर वोट नहीं करती है तो इक्वालिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप मैन और वुमेन को इक्वल जो है आप जो है नहीं मानते हो. मगर जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है वहां पे यूएफ का प्रिंसिपल चलता है. उसमें इधर यू आर अ मेल और अ फीमेल और यू बिलोंग टू एनी ग्रुप और एनी कल्चर और एनी काइंड ऑफ माइनॉरिटी, हर एक पर्सन जो कि 18 या 18 साल से बड़ा है, that person is eligible to vote. Okay, and that is the only true democracy. So democracy is based on the principle of universal adult franchise, which means that irrespective of educational qualification, caste, color, creed, religion, all citizens above the age of 18 have the right to vote. The Constitution of India does not discriminate. Discriminate का मतलब होता है भेदभाव नहीं कर सकता है against any Indian irrespective of the gender, caste, religion, tribe, educational background और economic status of the person. और यूएफ एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी वजह से आप किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते हो. अगर वो पर्सन अगर 18 या 18 ईयर्स से अबव है तो दैट इज द ओनली एलिजिबिलिटी अ पर्सन रिक्वायर्स टू वोट, नथिंग एल्स. ओके, इक्वालिटी इज ऑल्सो एडवोकेटेड इन इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर्स. स्फेयर्स का मतलब होता है लाइफ. इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में भी इक्वालिटी को स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है. एवरी सिटीजन हैज द फ्रीडम टू चूज एंड प्रैक्टिस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ हिज और हर चॉइस. कोई भी पर्सन कोई भी ऑक्यूपेशन को ले सकता है, उसको कोई भी आप जो है nobody can stop him or her to do this. Any kind of social discrimination such as untouchability is considered to be the violation of the Constitution of India and is punishable by law. Untouchability जो कि पहले टाइम में प्रैक्टिस करी जाती थी, अगर वो कोई प्रैक्टिस करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, वायलेशन है, एंड इट इज पनिशेबल बाय लॉ. और अगर मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा करता है तो ही इज पनिशेबल, ही मस्ट बी पनिश्ड बाय द लॉ. एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस. एक्सेस का मतलब है कि पब्लिक प्लेसेस जैसे कि पब्लिक गार्डन होते हैं या फिर आपके टेम्पल्स होते हैं, चर्च होते हैं, वहाँ पे किसी की भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सच एज मार्केट, प्लेग्राउंड, रोड और वेल इज नॉट डिनाइड टू एनी पर्सन इन द कंट्री. तो ये सारे जो हैं आपके जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस होना चाहिए या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, इन सब के अंदर इक्वालिटी स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है. अगर यहाँ पे इक्वालिटी स्टैब्लिश कर दें हम लोग तो दैट इज कॉल्ड एज दैट वी आर इकोनॉमिकली एंड सोशली इक्वल टू ईच अदर. इन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम चलाए हैं ताकि वो लोग जो कि पहले के टाइम पे ड्यू टू कास्ट सिस्टम हमसे अलग हो गए थे या पिछड़ गए थे, उनको हमारे बराबर लाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं. ओके, टू इंश्योर इफेक्टिव डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, special policies have been framed to secure better opportunities for the deprived section. deprived section मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं, वो लोगों का रहने का तरीका बहुत अलग है, वो हमारी सोसाइटी से बहुत अलग है, बहुत टाइम से उनका कोई भी जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन
और एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, तो उनको हम अपने बराबर, जब तक इंडिया में हर एक पर्सन इक्वल नहीं होगा तो इंडिया डेवलप कंट्री नहीं कहलाई जाएगी। और इसलिए दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज पीपल शुड बी डेवलप, दीज पीपल शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज। और ऐसे में गवर्नमेंट ही यही काम कर सकती है, तो गवर्नमेंट देयरफॉर हैज स्टार्टेड दीज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। दीज पॉलिसीज इंक्लूड द फॉलोइंग। अब ये कौन कौन से पॉलिसीज है? द फर्स्ट इज रिजर्वेशंस, reservation for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes in educational institution and government job. Second है low cost housing schemes for the economically weak section of the society. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे रोडवेज, रेलवेज में आपने देखा होगा वुमेन का अलग से रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन विलेज पंचायत, अभी तक लोकसभा और हमारे जो लेजिस्लेचर है वहाँ पे वुमेन को अभी तक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स नहीं मिला है, पर पंचायत के अंदर वुमेन को रिजर्वेशन अभी मिला है। लिटरेसी स्कीम्स टू इंकरेज एजुकेशन अमंगस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, गवर्नमेंट ने बहुत सारी लिटरेसी स्कीम्स चलाई हैं जिससे कि बच्चे जो है शिक्षित हुए, जिनको जो है एजुकेशन मिले। बिसाइड्स दिस डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर रूरल एरियाज, रूरल एरियाज जो है उनके लिए बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम बनाई है गवर्नमेंट ने। प्रोविजन ऑफ मिड डे मील और कुक्ड लंच इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स, गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे आपने देखा होगा मिड डे मील फैसिलिटीज होती हैं। तो ये मिड डे मील फैसिलिटी बनाने का क्या मतलब है, ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं या काम की वजह से स्कूल नहीं आ सकते हैं वो स्कूल आए और उनको एक प्रॉपर मील जो कि पूरा जो है इस तरह से बनाया जाता है जिससे कि बच्चों को सारे जितने भी न्यूट्रिशन है वो मिले। ये सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो है पुअर लोगों के लिए करते हैं, बिकॉज यू नो दैट इन आवर कंट्री देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर मोर पुअर। तो उनको डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन हो वो जो है डिजीज फ्री हो, जिनको कोई डिजीज नहीं हो, और जितना पर्सन जो है मेंटली और फिजिकली हेल्दी होता है वो उतना ही अपनी सोसाइटी को और अपनी गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ऐसे में ही बचपन से ही अगर बच्चों का अगर ध्यान रखा जाए तो दे आर गोइंग टू बी अ गुड सिटीजन इन द फ्यूचर। ओके, so what we have read today, we have read about the provisions the government has created, okay, all these provisions and principles। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म जो है गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी में बिल्कुल अलग होता है। इट कंप्राइजेस ऑफ 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। उसके बाद में हमने देखा इक्वालिटी, इक्वालिटी स्टैब्लिश बाय द, 2 तरीके से इक्वालिटी स्टैब्लिश होती है। कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है वो सब फॉलो होना चाहिए, जैसे कि इलेक्शंस जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होने चाहिए। दूसरा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो है बनाए हैं जो कि आपने यहाँ पे पढ़े हैं। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास we are going to read about justice and human dignity. These are the only 2 topics which are left, and then we are going to do the question answers also. Okay, until then please complete the question answer of chapter 1 also. I may give you the photographs along into assignment section of the question answers of chapter number 1. So जिन भी बच्चों ने नहीं करा है please complete the question answers of chapter number 1. Okay, thank you so much.